तो विकास जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपका इतना अच्छा घर है जो कि कंपनी ने भी आपका 60% बेयर किया हुआ है। तो अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप जापान कब आए थे? मैं जापान में 2 साल पहले आया था, 2019 में। उधर मैं आया था अप्रैल में। पहले मैं आया था जो है ryugakusei वीजा बोलते हैं जिसको, स्टूडेंट वीजा। तो स्टडी वीजा पे मैं आया था। तब मेरा कोई पर्पस नहीं था कि मुझे जापान में जो है जॉब करनी है या कुछ ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में आए थे, पहले हवाबाजी में थे कि हाँ चलो देखते हैं जापान में क्या है क्या नहीं है, ऐसा सोच कर आए थे। फिर आए तो धीरे धीरे हम यहाँ पर जब पहले दिन आए तो यहाँ की हवा भी अच्छी नहीं लगी, बड़ा ही हमें अजीब सा लगने लगा। तो पहले बंदे मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि जापान आने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मुझे क्या मतलब, मेरे साथ जो मित्र आए थे उनको भी अच्छा नहीं लगा। तो काफी दिन तक हमारे मन में ये हलचल चलती रही कि मतलब अब जाएंगे हम वापस, अब जाएंगे हम 3 महीने 4 महीने हम वापस जाना है, ठीक है। तो हमने पहले स्टार्टिंग में यही सोचा। तो फिर हम लोग रोज बात करते थे इसी बारे में कि हमारी जो है बाई तो लगी, जो जिसको बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब हमारी थी कॉम्बिनी में, कन्वीनियंट स्टोर जो होता है। कन्वीनियंट स्टोर में क्या होता है कि बेसिकली आपको 8 घंटे की अगर आपकी शिफ्ट है तो आपको खड़े खड़े ही करना है। तो खड़े खड़े जो है घुटने दर्द कर जाते थे। तो ऐसा लगने लगा यार अब तो बस यहाँ से वापस चलना पड़ेगा, ये जॉब हमसे नहीं। तो जान लीजिए जो पार्ट टाइम जॉब होता है ना अरुभाई, तो बेसिकली वो खड़े होने की जॉब है। जो खड़े होकर के 7-7 घंटे 8-8 घंटे बंदे जॉब करते हैं। कोई पूरे रात मतलब 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक भी करता है। कई लोग तो ओवर टाइम भी मार देते हैं उस पे। तो जो इतना रखता हो कि भाई मैं कर लूंगा, वही जापान के लिए सपना देखे। अदरवाइज फिर तो जो अगर वो है कि चांदी का सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो फिर ना आए, है ना? ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई शारीरिक मेहनत मतलब पूरी करनी, अगर कोई ये सोच के आया कि मैं सिर्फ जी कहाँ करें हैं आप? ओसाका तो पता है मुझे। नहीं, जो ये बात सोच के आता है ना कि बस मैं तो यहाँ मजे लेने जा रहा हूँ, लड़कियों के साथ घूमूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि जो आप इंडिया में जो आप सुनते हो उससे और यहाँ पर जो आकर आप देखते हो रियलिटी कुछ और है। यहाँ जापान जो है मेहनत का देश है, मेहनत करो, सब हाथ में रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग से आकर अगर इस चीजों में लगना है तो इससे बढ़िया आप मत आए। पैसा खर्च करके अपने माँ बाप का पैसा भी बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे और वापस जीरो पे पहुंच जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप जापान आए थे टोटल एक्सपेंसेस आपका कितना हुआ था, लगभग कितना, कैसे? मैं अभी मुझे याद तो नहीं है कि अराउंड कितना लगा था, लेकिन ऐसे ही 12-13 लाख टोटल जो है लगा था। मेरा 1 साल 3 महीने का वीजा था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मुझे 10 लाख आई थिंक मैंने जो है उसमें अकाउंट में दिखाए थे। तो आपने मतलब कैसे दिखाए थे? नौकरी वगैरह, जॉब वगैरह, पिताजी का ऐसे कुछ? मैंने पिताजी का, गारंटर आपके कौन थे? मेरे गारंटर पिताजी थे, क्योंकि पहले मैं अपने ब्रदर को गारंटर बना रहा था, लेकिन स्कूल वालों ने कहा कि अगर पिताजी को बनाओगे तो वीजा लगने में आसानी होगी। तो मैंने पिताजी का वर्क जो है उसका दिखा के, और उसमें जो है एफिडेविट बने थे कई सारे कि मैं जो है अपने बेटे को जापान भेज रहा हूँ, उसमें ये खर्चा आएगा। तो उस हिसाब से मैंने दिखाया था। और अकाउंट में पिताजी जॉब में थे या नहीं? पिताजी अपना वर्क करते हैं, अपने खुद की शॉप है, मतलब बिजनेस का। हाँ, बिजनेस टाइप। तो उसका फिर आपका इनकम टैक्स का वो भी लगा होगा? हाँ, इनकम टैक्स तो पिताजी की जो ITR हम फाइल करते हैं वो उसकी, हाँ, उसका 1 ही साल का दिखाना पड़ा था, ज्यादा नहीं मांगा। अब तो शायद बढ़ गया वो, 3 साल हो गया। हाँ। अच्छा, इंडिया में आपने क्या बेसिकली पढ़ाई करी है? इंडिया में जैसे आपने आपका बेसिक एजुकेशन क्या है? देखिए, मेरा बेसिक एजुकेशन ये है, मैं पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल से, मैंने 12th पास किया है, वो भी कॉमर्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने DU से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने SOL से जो है BCom किया है। BCom करने के बाद मैं फिर उसके बाद मैंने इंडिया में जॉब भी किया, फिर जॉब करके मैंने जापान आ गया था। तो इंडिया में आपने जापानीज स्टार्ट कर दी? हाँ, इंडिया में मैंने जापानीज स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उस टाइम पर जो फ्लुएंसी थी नहीं थी, लोगों से बात करने में डर लगता था। तो यही सोच के जापान आए थे कि वो हेजिटेशन जो है उसको खोलना है। तो अभी आप N2 पास कर चुके हैं? जब मैं जापान आया था तब मेरे पास N4 था, N3 और N2 मैंने यही किया है। तो N2 और N3 दोनों एक बार में निकल गया था। चलिए, तो अच्छी बात है। तो जब आप पास कर गए, N2 भी पास कर गए, स्कूल में पढ़ चुके आप, तो जॉब की बात आई। जब कई लोग होते हैं ना, कई लोग जॉब के लिए पूछते हैं कि जॉब कैसे सर्च करना है, आपने जॉब कैसे सर्च करी थी? देखो, जॉब सर्च करने का जो सिलसिला था वो बहुत भारी था, क्योंकि सब लोग जो है यहाँ पर जून जुलाई में जो है स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जून जुलाई तक मेरा यही था कि बस मैं वापस जाऊंगा। तो जब जुलाई में N2 का रिजल्ट आया और मेरा N2 निकला, तो मुझे फिर ये लगा कि मुझे अब जो है
यहाँ पर और आगे करना चाहिए। मतलब जापान आपको अच्छा लगने लगा पहले? धीरे धीरे वो मेंटालिटी चेंज होने लगी, जापान से प्यार होने लगा। अच्छा। नफरत की जगह कहीं कोई मतलब प्यार मिल तो नहीं गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ ये था कि हाँ अच्छा लगने लगा, कुछ चीजें बदलने लगी, धीरे धीरे ऐसा समझ में आने लगा कि जो लाइफ जिस तरह की हम यहाँ जी रहे हैं शायद इंडिया में उस तरह की ना भी हो। नहीं, वो इंडिया की लाइफ अलग है, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी जो चीजें में ढलने लगता है इंसान, वो चीजें अच्छी लगने लगी। फिर उसके बाद मैंने जो है अगस्त में जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया, जो शुशोकु खात्सुदो बोलते हैं, जिसको जॉब हंटिंग बोलते हैं। जॉब हंटिंग स्टार्ट की तो काफी हमें स्कूल से भी क्या होता था कि कई बार बोला गया कि भाई आप लेट हो गए हो, लेकिन मैंने यही बात बोला कि अगर मैं लेट हो गया हूं, अगर नहीं लगेगी तो एट लास्ट मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगा। उसके बाद जो है बड़े बड़े जॉब फेयर्स होते हैं, इंटरनेट में उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप जॉब फेयर में जाओ, वहां पर बहुत सारी कंपनियां आती है, गैदरिंग होती है एक तरह की, ठीक है। वहां पर आप अपना रिज्यूमे दो, वो आपसे क्या करेंगे, आपका मेनदान लेंगे। मेनदान इन सेंस कि आपके साथ जो है थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है, तो उसकी बेस पे वो आपको पर्सनली बाद में फोन करते हैं कि आप आओ, पर्सनली आप प्रॉपर इंटरव्यू दो, अगर आप अच्छे लगते हो उनको कैंडिडेट, अगर आप उनके उसके मुताबिक हो तो वो आपको लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये जॉब भी आपकी, अच्छा ये जो बीकॉम बैकग्राउंड वाले होते हैं, बीए बीकॉम बैकग्राउंड वाले, उनको किस तरह की जॉब मिलती है जापान में? ये मेरे कई सारे दर्शकों का पूछना है, तो आप जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, आपको कुछ जहां तक आपकी। देखिए मैं बताता हूं, बीकॉम बैकग्राउंड से भी हैं। जापान के अंदर क्या होता है, जापान के अंदर पहली बात बीकॉम जो हमारी जो कॉमर्स लाइन होती है इंडिया में, कॉमर्स लाइन नहीं होती, चाहे आर्ट्स की लाइन हो, बीए वगैरह, वो भी नहीं होती। इसमें क्या है, जापान में दो ही चीज होती है, बुंके और रिके बोलते हैं। बुंके जो होता है हमारा आर्ट्स लाइन हो गया, जिसमें कि ह्यूमैनिटीज और जो कल्चरल एक्टिविटीज ये सब कुछ बुंके में आती है। रिके होता है साइंस, जो भी है, आईटी हो गया, डॉक्टर करते हैं जो डॉक्टर बनते हैं, ये सब हो गया। तो इनडायरेक्टली मैं कॉमर्स से हूँ, मेरी कोई लाइन नहीं थी जापान में, हम लोग को काउंट किया जाता है बुंके में, मतलब आर्ट्स में काउंट किया जाता है। तो पहले स्टार्टिंग में मैं जॉब हंट कर रहा था, तो मैंने काफी चीजें ना गलत की, मतलब मैं कुछ ऐसी चीजों में ढूंढ रहा था जहां मुझे नहीं ढूंढनी चाहिए थी, टाइम वेस्ट कर रहा था। एक जैसे इंडिया में ना कॉमर्स वाले जाते हैं अकाउंटिंग वगैरह में, फाइनेंस में, तो ऐसा कुछ फील्ड नहीं है यहाँ। देखिए यहाँ प्रॉपर कोई फील्ड नहीं है। आपको अगर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, तो आप एक ही, आपके लिए 2 से 3 या 4 लाइनें जो हैं जो गिनी चुनी है। जैसे सबसे पहली जो यहाँ होती है होटल लाइन, जो कि अभी कोरोना की वजह से काफी जो है ना उसको हानि पहुंची है, बहुत लोगों की जॉब गई, बहुत लोगों की जॉब चली गई उसकी वजह से। तो रिजॉर्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। पहले जापान में रिजॉर्ट और ये जो होटल रिसेप्शन होता है, इसकी जॉब बहुत ज्यादा थी, जो भी है बाहर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा कमाई भी थी उसमें, अच्छा भी था। लेकिन अब वो खत्म हो चुका है कोरोना की वजह से। तो उसके बाद आपकी आती है जैसे कि बोएकी की लाइन, जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ट्रेडिंग लाइन है, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है जो बाहर विदेश में भी अपना सामान बेच रही है, उसके लिए ट्रेडिंग करना। उसके बाद आती है प्रिंटिंग कंपनियां, जो कि बाहर बेचने के लिए सामान बनाती है, उसका जो प्रिंटिंग, जो भी उसका बाहर का जो डब्बा होता है उस पर प्रिंट करते हैं, इन सब चीजों का इंग्लिश में प्रिंट करता है, ये सब है। बेसिकली जो जॉब होती है वो ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन की होती है। उसी से आप जो है अपना कॉमर्स का गणित उसमें यूज नहीं कर सकते, जो अकाउंटिंग वगैरह है उस बहुत कम होती है ऐसे जॉब्स। और सबसे बड़ी बात है जैपनीज लैंग्वेज बहुत, मतलब N2 लेवल ही नहीं चाहिए आपको, केवल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उस लेवल की जैपनीज आपको आनी चाहिए। क्या ऐसी बात है? ऐसी बात है। जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो किसी ने सबसे पहले मुझसे ये नहीं पूछा कि आप अपना N2 का सर्टिफिकेट निकाल के दिखाइए कि आपके पास है या नहीं है। उन्होंने सबसे पहले मुझसे इंटरव्यू लिया, बात करके देखी, उन्होंने प्रोफिशिएंसी चेक की कि कितना, मतलब कितने हमारे सवालों का जवाब दे पा रहा है जापानीज में, कितनी समझ पा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास है तो N2 सर्टिफिकेट, जब सामने से किसी ने सवाल पूछा तो हाँ हाँ हूँ कर दिया, उससे कोई काम नहीं बनेगा। आपकी प्रोफिशिएंसी जो है उस लेवल की होनी चाहिए कि आप उस जॉब को ले सको, क्योंकि सर्टिफिकेट कोई काम नहीं आएगा आपका अंत में। अच्छा, तो जैसे आपको जॉब करते हुए 1 साल हो गया शायद? 1 साल, हाँ 1 साल हो गया है। तो 1 साल में आप बताइए जॉब के अंदर जो जैपनीज आपकी है, पूरी जैपनीज यूज होती है? बेसिकली ऑब्वियसली जापान में रह रहे हैं, तो किस लेवल की जैपनीज यूज होती है? ये होता है बिजनेस लेवल। जब आप के पास कोई मेल आती है तो आपको जिस लैंग्वेज में मेल आई है आपको उसी लैंग्वेज में उसका रिवर्ट भी करना है। और वो जो लैंग्वेज, जो लिखने वाली लैंग्वेज होती है ना, वो बिजनेस लेवल की लैंग्वेज होती है। उसके अंदर मतलब जापानीज तो वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब पोलाइट लैंग्वेज है, तो जब आप लिखते हो ना तो आप देखोगे कि हमने जो पढ़ा था उससे तो कई गुना ऊपर की लैंग्वेज है। कई बार परेशानी भी होती है क्योंकि N2 लेवल है, अभी N1 नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कुछ चीजें हद तक समझ लेते हैं। समझ नहीं आती जो चीजें, वो चीजें हम
पूछ लेते हैं, अपने सीनियर से पूछ के उस चीज का दोबारा से मतलब उसको रीराइट करते हैं, फिर उसको भेजते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विकास जी। तो विकास जी, आप दिल्ली से ही हैं? मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से। चलिए, ठीक है। और बाकी मेरा जो पालन पोषण हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। पालन पोषण आपका जो है दिल्ली में हुआ है, बहुत अच्छा। हम बिल्कुल 3 भाषाओं से रूबरू हैं, हिंदी, इंग्लिश और जापानीज से। जापानीज आपका मेन फैक्टर है अगर आपको जापान में रहना है तो देख लिया गाइस। तो इस तरीके से यार, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब आप ये समझ लीजिए कि बस ना के बराबर जॉब है आपके लिए। जो होटल का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री थी, बट उसमें भी वो मत समझिए कि होटल की जॉब बहुत आसान होती है, बहुत मेहनत वाली होती है। लोग रात भर जाग करके रिसेप्शन पे खड़े रहते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, या कभी आप किसी सेल्स में चले गए तो उसमें भी वही कार्यक्रम होता है। तो आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो आपको जॉब जापानीज पे पूरा कमांड होना चाहिए, तभी आपका कुछ हो सकता है, जो जॉब है वो लग सकती है। अभी आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? अभी मैं करता हूँ ग्लोबल बिजनेस डिपार्टमेंट, थाईगाई एईओ बोलते हैं उसको जापानीज में। ठीक है। मेरी कंपनी जो है मशीनरी बनाती है, जो कि मतलब हमारी पूरे एशिया में मशीनरी जो है अब तक जा रही थी। अभी तक इंडिया में अभी तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब जब से मैं इस कंपनी में आया हूँ तब से इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। तो क्योंकि इंडिया में ऐसा है, अगर आपको इंडिया में बिजनेस टैकल करना है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो उनको हिंदी, इंग्लिश और जापानीज तीनों लैंग्वेज बोलने वाला कोई इंसान चाहिए था, जिसकी वजह से मैं एक अकेला ही गायकोकुजिन हूँ, मतलब कि फॉरेनर हूँ अपनी कंपनी में। तो फिलहाल अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और वो मुझे मैकेनिकल भी दे रहे हैं, टेक्निकल भी दे रहे हैं ट्रेनिंग, और उसके बाद जो है मेरी लैंग्वेज पर भी काफी काम किया जा रहा है, क्योंकि वो मुझसे काफी तरह की रिपोर्टें बनवाते हैं कि आप जापानीज में रिपोर्ट लिखो, ये सब लिखो, ताकि आपकी जापानीज भी अच्छी होगी। चलिए, तो गाइस देख लीजिए कि मतलब काफी मेहनत करनी पड़ती है यार। ऐसा नहीं कि जॉब मिल गई तो उसके बाद आप ठीक रह गए। अगर जॉब में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए ना, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। अगर एक बार खूबी हो गए ना, तो फिर बहुत सारी कंपनियां फिर कतराने भी लगती है लेने से आपको, क्योंकि ठप्पा लग जाता है ना कि बंदे को तो जो कंपनी निकाल चुकी है कंपनी। तो ठीक है विकास जी, चाय में पिलाएंगे, थोड़ा चाय पीते हैं। ठीक है, चलिए, तो मजाक की बात है। तो यही है, एक हमारे डायरेक्टर साहब जो थे, कैमरामैन, देखिए उनका क्या स्थिति है, सो गए यहीं पे। अरे उड़ जाइए, चाय बनवाते हैं, पी लीजिए।